हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कम्पीट स्मार्टली। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम एक कॉन्सेप्ट का सीरीज लाने वाले थे, जो कि हम इसमें जितने भी सारे चैप्टर हैं, एरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, जो भी हमारे चैप्टर्स हैं उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो आज का जो मेरा लेक्चर होगा वो परसेंटेज के ऊपर होगा। ओके, सो आज मैं शुरू करने वाला हूँ परसेंटेज के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ओके, जो कि हमारा एग्ज़ाम में आने वाला है। ओके, और इससे और सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सारे इसी कॉन्सेप्ट के अंडर ही रहेंगे। ओके, सो आपको घबराने की इसमें कोई बात नहीं है, मैं सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं परसेंटेज। ओके, तो देखते हैं आपको यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा होगा। ओके, ये चार्ट से आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं आपसे कह दूँ 50%, ओके, सो 50% इक्वल्स टू इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, ओके, वो होता है 1/2। ठीक है, तो ये आया कैसे, ये आपको सिंपली मैं आपको यहाँ बता दूँ। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन जो भी इसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं परसेंटेज को, तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जिसके वजह से मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो हम 50% को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 50/100। ओके, जब भी हमारे पास कुछ परसेंटेज रहता है तो हम उसे बाई 100 से हम लोग उसे डिवाइड कर देते हैं। ओके, अब 50/100, अब इसे हम थोड़ा काट लें तो ये कितना आ जाएगा, 1/2। ओके, तो जब भी मैं आपसे कहूँ 50%, तो इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, ठीक है, हम उसे फ्रैक्शनल वैल्यू लेंगे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। वो किस तरह से यूज होता है वो जब मैं आपको प्रॉब्लम कराऊंगा तब आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगी। ओके, ठीक इसी तरह से जो 33.3 आपको बहुत सारे सम्स में आपको दिखेगा 33.3% ऐसा लिखा हुआ रहता है। ओके, सो 33.3 का जो परसेंटेज है, इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो होता है 1/3। ओके, सो ये सारी चीज़ें, ये जो सारे फ्रैक्शनल वैल्यू हैं, ये आपको याद रहना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप सम्स को बहुत जल्दी क्विकली करना चाहते हैं तो। ओके, अब हम जैसा हम लोग 7, 8, 9 में करते थे अपने बचपन में, हमें कुछ भी चीज़ें पता नहीं होती थी। ओके, तो हम उसका वैल्यू क्या मान लेते थे, x। ओके, हम उसको x मान लेते थे। लेकिन अब हमें अगर कोई भी चीज़ हमें पता नहीं होगी, ओके, तो हम क्या करेंगे, हम इस डिनोमिनेटर में, ओके, जो भी वैल्यू है हम उसे मान के चलेंगे। इससे हमारा क्या, हमें इससे सुविधा मिलने वाली है, मैं आपको बताता हूँ। सपोज कि मैंने आपसे कह दिया कि मेरा इनकम जो है, ओके, मेरा इनकम वो आपके इनकम से 25% ज़्यादा है, मोर। ओके, मेरा जो इनकम है वो आपके इनकम से 25% ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि आप इसे दो तरीके से मान सकते हैं। आपके इनकम को आप 100 मान सकते हैं, और आपसे मेरा 25% ज़्यादा है, मतलब 100 का 25% कितना होता है, 100 का 25% होता है 25। ओके, 100 का 25% होता है 25। ठीक है, इसका मतलब आपका अगर इनकम 100 रुपया है तो मेरा आपसे 25 क्या है, ज़्यादा है, प्लस हम कर देंगे तो मेरा इनकम कितना हो जाएगा, 125। ओके, या फिर आप इसे ऐसे भी मान सकते हैं, जब भी आपको कोई चीज़ परसेंटेज में दिखे आप पहले उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 25 का फ्रैक्शनल वैल्यू जो होता है वो होता है 1/4। ओके, 1/4 आप देख सकते हैं। 25 को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें 25/100, ठीक है, काट के आता है 1/4। ओके, तो आप इसे ऐसा भी मान सकते हैं कि सपोज आपका इनकम, अगर मैंने क्या कहा था, जब भी आपको कुछ पता ना हो तो आप इस डिनोमिनेटर को मान सकते हैं। ठीक है, हम वैसे बचपन में क्या मानते थे, x मान लेते थे, y मान लेते थे। ओके, जब मुझे कुछ मानना ही है तो मैं क्या करता हूँ, तो चलिए मैं किसी नंबर को मान लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने 100 मान लिया था, तो यहाँ पे मैं क्या मान सकता हूँ, यहाँ पे मैं इस डिनोमिनेटर में मेरा जो भी नंबर रहेगा मैं उसे मान लेता हूँ। ओके, तो सपोज आपका जो इनकम है, क्योंकि
यहाँ पे मैंने कहा है कि मेरा इनकम आपसे 25% ज़्यादा है, तो जब तक मुझे आपका इनकम नहीं पता होगा तो उससे मैं कैसे अपना इनकम का पता कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे आपका इनकम नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मैं मान लेता हूँ आपका इनकम 4 है, ये आपका इनकम है। ओके, सो इसका 4 का 25%। ओके, 4 का 25% कितना होता है? तो मैं जब भी, आप देखिए इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा समझिएगा। जब भी मैं आपसे कह दूं कि जिस तरह से 25% इक्वल्स टू 1/4 है, ये मुझे पता है। जब भी मैं आपसे पूछ लूं इस डिनोमिनेटर का ये वाला परसेंट, ये जिस तरह ये 1/4 है, इस 4 का 25% कितना होगा, तो आप हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा ये ऊपर वाला जो नंबर है यही आएगा, मतलब 1 होगा। ओके, 4 का 25% कितना होता है? 1। अगर आप इसे देखना चाहें तो इस तरीके से भी देख सकते हैं। 4 का अगर मैं 25% निकालूं, यही तो होता है 4 का 25%। ओके, तो देखिए आप इससे थोड़ा काटिएगा और 4 से ये 4 काटिएगा, देखिए आपका 1 आएगा। तो ये जो ऊपर वाला नंबर है मुझे वही मिलने वाला है। ओके, तो अब आपका जो इनकम है मैंने मान लिया था 4 है। ओके, इससे 25% ज़्यादा है, तो 4 का 25% कितना होता है? 1, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो 4 से मेरा 1 ज़्यादा है, 4 से मेरा 1 ज़्यादा है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। जिस तरह से यहाँ पे 100 में या 25 ज़्यादा था तो मेरा 125 हो गया। तो 4 का 25% 1 मेरा ज़्यादा है। ओके, अगर आपका इनकम 4 है तो मेरा आपसे 1 रुपया ज़्यादा है। इसका मतलब कितना हो गया? मेरा इनकम हो गया 5। ओके, तो आप इसे ऐसे भी मान के चल सकते हैं, ठीक है? ऐसे भी हम इसे सॉल्व, अपने जितने भी सम्स हैं हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हम थोड़ा क्विकली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, ये हुआ एक कॉन्सेप्ट। ओके, मैं आपको और 2-3 चीज़ें भी बता देता हूँ। सपोज करिए कि मैं कुछ ऐसा वैल्यू लेता हूँ 3/75%। ओके, 75% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? ये होता है 3/4। ओके, 75% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 3/4। ठीक है, अब मैं आपसे कह दूं कि 4 का 75% कितना होगा, तो आपका आंसर हमेशा क्या रहना चाहिए? 3। ये जो ऊपर वाला नंबर है ये आपका आंसर होगा। ओके, 4 का 75% 3। अगर मैं आपसे कह दूं मेरा आपसे सैलरी 75% ज़्यादा है, इसका मतलब क्या? अगर आपका सैलरी 4 रुपये है तो मेरा आपसे 75% ज़्यादा, मतलब 3 रुपये ज़्यादा होंगे, तो मेरा सैलरी कितना हो जाएगा? 7 रुपये। ओके, सो ये एक कॉन्सेप्ट है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है कुछ ऐसा कि देखिए यहाँ पे जितने भी चार्ट दिए हैं, मैं यहाँ पे जो आपको चार्ट दिया था, ओके, ये सॉरी, हाँ, यहाँ पे जो आपको चार्ट दिख रहा है, ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 33%, 16.66%, 14.28%, ये सारे चार्ट हैं, ये आपको याद रहने चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में इस परसेंटेज को ना देकर इससे कोई बड़ा वैल्यू वाला परसेंटेज दे दे। ओके, सपोज करिए मैं आपसे कह दूं कि 82.5 1/3 ऐसा कुछ आपको दे दिया गया। ठीक है, आपको कुछ ऐसा दे दिया गया। 82.5 1/3% आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है, कहीं ऐसे परसेंटेज का यूज हुआ है। तो इसको भी आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। हम 82.5 1/3 को क्या इस तरीके से लिख सकते हैं? 100 माइनस 16 2/3। ओके, ये 100% माइनस 62/3। ओके, ये भी तो हमारा 82.5 1/3% ही देगा। ओके, तो 100% हमेशा क्या होता है? 100% का वैल्यू हमेशा 1 होता है। ओके, क्योंकि 100/100 आप अगर करिएगा तो ये 1 आता है। ओके, और 16 2/3 इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/6। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा 5/6। ठीक है, तो आप इस तरीके से बड़े परसेंटेज को फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं ऐसा और एक चीज़ दिखाता हूँ। ओके, चलिए हम लोग और एक ये देख लेते हैं।
सपोज करिए कि आपके पास कुछ ऐसा दे दिया गया है 756.25%, ठीक है। कभी ऐसा भी आपको परसेंटेज दे सकता है इतने बड़े बड़े, ओके। अभी तो कुछ भी हो सकता है सीजीएल में जैसा दे रहा है, ठीक है। तो अब इसको आप कैसे इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसे भी हम इसी तरह हम धीरे धीरे इसको तोड़ के कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 700% प्लस 50% प्लस 6.25%, हम ऐसे लिख सकते हैं इसे, ओके। 700%, 50% और 6.25%, ओके। 700 का क्या आता है, 7 आता है, ओके, प्लस 50% कितना होता है, 1/2, और 6.25 कितना होता है, 1/16, ठीक है। 6.25 का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/16। आप उस चार्ट को अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, या फिर मैं आपके लिए चार्ट अलग से मैं उसका एक पीडीएफ दे दूंगा, तो वहाँ पे जितने भी फ्रैक्शनल वैल्यू आप उसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे एक लिमिट तक है, और ये जो है ये कुछ बड़े बड़े फ्रैक्शंस को बड़े बड़े परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें ये हम देख रहे हैं, ठीक है। अब इस हम तीनों को जोड़ सकते हैं, ये हमारा थोड़ा सिंपल हो गया। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूँ तो हमारा कितना आ रहा है, 16, ओके। तो और यहाँ पे मेरा कितना आ जा रहा है, 16 × 7, और ये आपका यहाँ पर आपका 8 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पे मेरा कितना आ जा रहा है, 121, ओके। सो इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगा 756.25 का, ये हो जाएगा 121/16, ओके। सो आप इस तरीके से बड़े परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। अच्छा, चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। जो हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सक्सेसिव, ठीक है, सक्सेसिव मेथड, ठीक है। ये हम देखते हैं कि सपोज करिए कि आपके पास आपको कभी ऐसा कह दिया गया कि कहीं एक कोई विलेज है, कोई गांव है, उसका जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो 10% करके बढ़ रहा है हर साल, ओके। 10% करके बढ़ रहा है। पहले सपोज करिए 100 था उसका, ठीक है। आज एक विलेज का पॉपुलेशन है कितना, 100। नेक्स्ट ईयर वो कितना हो जाएगा, 10% बढ़ गया, ओके। तो कितना हो जाएगा, 110, ओके, क्योंकि यहाँ पे 10 प्लस हो गया। फिर से नेक्स्ट ईयर कितना हो गया, फिर से 10% बढ़ गया, ओके। तो फिर आप इसका भी 10% निकालेंगे और इसमें आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा वैल्यू था 100, तो आप इसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सोचिए कोई कॉम्प्लिकेटेड, कोई बड़ा सा नंबर आपको दे दे, और आपको यहाँ पर ऐसा 10% का 10% ना देके वैसा ही कुछ बड़ा कुछ परसेंटेज दे दे, तो फिर आप कैसे करेंगे, ओके। तो इसीलिए ये एक सक्सेसिव मेथड है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ओके। इसका जो एक फॉर्मूला है मैं आपको बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला है, सपोज करिए मैं किसी भी चीज़ को अगर मैं x% बढ़ाता हूँ, ओके, और y% बढ़ाता हूँ, ओके, तो हमारा जो यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आता है, सपोज करिए कि फर्स्ट ईयर में आपका x% बढ़ा और सेकेंड ईयर में y% बढ़ा, ओके। ये तो हमारा दोनों एक नहीं भी हो सकता है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे 10% करके हर साल बढ़ रहा है, ये आपको हो सकता है फर्स्ट ईयर में 10% बढ़ा और सेकेंड ईयर में 12% बढ़ा, ओके। ऐसा भी तो दे सकता है वो आपको। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में हमारा जो एक फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है x + y प्लस xy/100, ठीक है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि अगर किसी विलेज का, कोई गांव का पॉपुलेशन अगर 10% करके बढ़ रहा है, तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू भी 10% है और यहाँ पर भी ये भी तो 10% ही है, ओके। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 + 10 प्लस 10 × 10 कितना होता है, 100/100। तो ये हमारा कितना हो जा रहा है, 10 + 10 20 और +1। तो हम देखते हैं कि हमारा 2 साल के बाद, ये 2 साल के लिए है, ओके, 2 साल के लिए, ये मैं पहले बता दूं, ओके। तो 2 साल में हमारा कितना बढ़ रहा है, 21%। ऐसे ही आपको 3 साल के लिए भी दे सकता है, ऐसे ही आपको 4 साल के लिए भी दे सकता है। तो आप क्या करिएगा, सक्सेसिव में आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि सपोज करिए आपको 3 साल के लिए दे दिया, ओके। फर्स्ट ईयर आपका 10% बढ़ा, सेकेंड ईयर आपका
11% बढ़ा, थर्ड ईयर आपका 12% बढ़ा, सपोज करिए ऐसा कुछ आपको दे दिया गया, ठीक है। तब आप कैसे करिएगा, इसका एक फॉर्मूला भी है जो कि बहुत बड़ा है, लेकिन मैं जो सजेस्ट करूंगा आपको, आप पहले इन दोनों को आप सक्सेसिव निकाल लीजिए, तो इसका जो भी आपका आंसर आएगा, जो भी आपका निकल के आएगा, इसके साथ फिर आप इसका सक्सेसिव कीजिए, ओके। जैसे यहाँ पे 10% परसेंटेज हम नहीं लिखते हैं, ओके। 10 प्लस 11 प्लस 10 और 11 का मल्टीप्लीकेशन बाई 100, तो ये हमारा कितना आ जा रहा है, 21 प्लस 1.1, ओके। तो ये हमारा निकल के आ जा रहा है 22.1, ओके। अब जो ये इन दोनों का आया, जो भी रिजल्ट आया, इसके साथ आप क्या करिएगा, इस 12% का सक्सेसिव करिएगा, ओके। इसके साथ आप 12% का सक्सेसिव, जैसे 22.1 प्लस 12 प्लस 22.1 इंटू 12 बाई 100, ठीक है। ये जो आएगा आपका, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ओके। तो ये हो गया सक्सेस। अगर आपको 4 दे दे, सपोज करिए आपको और एक वैल्यू दे दिया यहाँ पे, तो आप ये क्या कर सकते हैं, इन दोनों को आप निकाल लीजिए, फिर इन दोनों का निकाल लीजिए, ओके। फिर जो भी आएगा इन दोनों का, आप इन दोनों को निकाल सकते हैं, इन दोनों का सक्सेसिव करके एक जो रिजल्टेंट आएगा वही आपका फाइनल होगा, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो ये सारी चीजें मैं दिखा दूंगा वहां पर भी, ये बस आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए है। आप एक बार इसे अच्छी तरीके से देख लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर जब हम सम्स बनाएंगे तो जब हम इनका यूज करेंगे तो आपका और भी अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट मैं आपको और एक कॉन्सेप्ट भी दे सकता हूँ यहाँ पे, देखिए कि सपोज करिए, और हाँ, अगर सपोज करिए कि डिक्रीज हुआ, ओके, सपोज करिए डिक्रीज हुआ, पहले आपका 10% इंक्रीज हुआ, फिर जो कि नेक्स्ट ईयर था वो आपका 12% डिक्रीज हुआ, ऐसा भी तो दे सकता है, एक बार इंक्रीज हो सकता है, एक बार डिक्रीज हो सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, कुछ नहीं, जो आपका फॉर्मूला है आपको इसी फॉर्मूले में बैठाना है, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो x है, x का वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे जो y है, y का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे -12 लेंगे, तो देखिए x का वैल्यू 10 है तो +10, और यहाँ पे क्या है, -12 है, ओके। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा -12, ओके। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं -12, ओके। फिर यहाँ पे तो आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ही रहेगा, प्लस, और ये हो जाएगा 120/100, ओके। कुछ ऐसा आ गया आपका। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका निकल के आ जा रहा है -2 और ये -1.2, तो आपका हो जा रहा है -3.2। मतलब आपका जो 2 साल के बाद जो भी आपका पॉपुलेशन हो या फिर सैलरी हो, जो भी वहाँ पे दिया हो, वो आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, वो आपका डिक्रीज हो जाएगा, -3.2 हो जाएगा, ओके। जब हम सम सॉल्व करेंगे हम देखेंगे, तो ऐसे ही आपको जब 2-3 वैल्यू और भी दे दे तो भी आप, जैसे कि मैंने कहा था, वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है सक्सेसिव का ही, वो कुछ इस तरीके का है कि सपोज आप फॉर्मूला याद नहीं रखना चाहते, आप कुछ इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। सपोज मैं आपको कह दूं कि 10% इंक्रीज हुआ, फिर 12%, या फिर समझ लीजिए यहाँ पे मैं दे दूं 25% इंक्रीज हुआ, ठीक है। फर्स्ट ईयर में ये 10% इंक्रीज हुआ, सेकेंड ईयर में ये 25% इंक्रीज हुआ, ओके। तो बताइए सेकेंड ईयर के बाद आपका कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा, ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया। तो एक तो मैंने आपको वो एक फॉर्मूला से आपको मैंने बता दिया, या फिर आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 10 का जो फ्रैक्शनल वैल्यू हो कितना होता है, 1/10, और 25 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/4, ओके। तो मैंने क्या कहा था कि हम लोग ये जो डिनोमिनेटर है, क्योंकि मुझे तो उसका पॉपुलेशन पता नहीं है उस गांव का, तो मैं क्या मानूं, तो ये जो डिनोमिनेटर है मैं उसे मान लेता हूं कि सपोज करिए फर्स्ट ईयर में जो उनका पॉपुलेशन था वो 10 था,
और वो बढ़ के कितना हो गया, 10 का 10% बढ़ गया, मतलब मैंने क्या कहा था, ये ऊपर वाला नंबर ही आएगा, तो ये बढ़ के कितना हो गया, ये आपका यहाँ पे हो गया 1 बढ़ गया, मतलब 11 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ओल्ड, यहाँ पे लिख सकते हैं न्यू पॉपुलेशन। पहले आपका 10 था और आपका अभी बढ़ के कितना हो गया, 11 हो गया। सेम इसका भी, सेकेंड ईयर में आपका पॉपुलेशन 4 था, उसके बाद वो बढ़ गया 25%, तो ये आपका पहले 4 था, अब 1 बढ़ गया, 5 हो गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो गया 40, ये हो गया 55। ओके, मतलब आपका पॉपुलेशन अगर फर्स्ट ईयर में आपका पॉपुलेशन अगर इतना था, 40 था, तो जो लास्ट ईयर जाते जाते, ओके, ये फर्स्ट ईयर नहीं था, ये प्रेजेंट ईयर। सोचिए कि आज से मैं 2 साल बाद का आपका पूछ रहा हूँ, तो फर्स्ट ईयर में कुछ बढ़ेगा, फिर सेकेंड ईयर में कुछ बढ़ेगा, तो ये फर्स्ट ईयर नहीं, ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है, प्रेजेंट पॉपुलेशन। और 2 साल के बाद आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है, तो आपका पॉपुलेशन कितना बढ़ गया होगा, बढ़ के 55 आ गया होगा, मतलब यहाँ पे 11 बढ़ गया होगा। ठीक है, अब हम जब क्वेश्चन में देखेंगे, जब वहाँ पे बड़े बड़े रियल वैल्यूज देंगे, तब हम कैसे करेंगे। एक्चुअली ये सारे चीज जो आ रहे हैं ये रेशियो में आ रहे हैं। ओके, ये क्या आ रहे हैं, रेशियो में आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसे बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे कैसे हम रेशियो से हम फिर रियल वैल्यू में इसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपको 3 इयर्स का दे दे, 4 इयर्स का दे दे, तो आपको इसी तरह ही करना है। ठीक है, नीचे आपको वैल्यू बैठाते जाना है और सारे इस तरफ वाले को मल्टीप्लाई कर देना है, इस तरफ वाले को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, सोचिए कि 20% बढ़ गया फर्स्ट ईयर में, फिर 25% घट गया, ऐसा भी तो हो सकता है घट जाएगा, फिर 10% बढ़ गया थर्ड ईयर में। तो बताइए आप इसको कैसे करेंगे। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/5। ठीक है, आपको क्या करना है, इस दोनों का रेशियो निकालना है, प्रेजेंट और ये आफ्टर 3 इयर्स, क्योंकि 3 साल का बोला है, 3 इयर्स। ओके, तो प्रेजेंट में आपका कितना है, 5 है, और ये पहला साल में क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब इसे मुझे ऐड कर देना है, तो ये हो गया 6। ओके, 25% कितना होता है, 1/4, 4 से ये 1 बढ़ गया, 5 हो गया। ओके, 10% कितना होता है, 1/10, तो 10 था और ये 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 10 से 11। ओके, अब मुझे क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है और इन सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे जो मेरा वैल्यू आएगा और यहाँ पे जो मेरा वैल्यू आएगा, ये होगा मेरा प्रेजेंट पॉपुलेशन और ये होगा मेरा आफ्टर 3 इयर्स के बाद कितना पॉपुलेशन रहता है। ओके, ओह सॉरी, मैं यहाँ पे बोल दूं, ये 25% कम गया। ओके, तो जब भी बोल दे कि कम गया, ठीक है, तो जिस तरह अगर बढ़ गया तो आप इसे प्लस करते हैं, अगर यहाँ पे कम गया, पॉपुलेशन कम गया, मतलब 4 था, 4 में 1 कम गया, तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, समझ में आया। तो इस तरह से अगर बढ़ रहा है तो ऊपर वाले को ऐड कर देना है, और अगर कम रहा है तो ऊपर वाले को माइनस कर देना है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बस याद रखिएगा, ये आपका सक्सेसिव मेथड है। ठीक है, अब हम चलते हैं, देख लेते हैं, ये तो हमारा 2 कॉन्सेप्ट हो गया है। आई होप और जितने भी आगे जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे वो हम देखते चलेंगे। ओके, तो देखते हैं, अब हम कुछ सम सॉल्व करते हैं। मैं पहले बहुत ही बेसिक सम्स को लिया हूं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ओके, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो देख लीजिए, ये बहुत ही एक इजी सा सवाल है। देखिए, सीजीएल का क्वेश्चन है ये। ओके, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। आई होप ये तो आप सभी सॉल्व कर पाएंगे, पर फिर भी जो नए हैं, ठीक है, वो एक इजी सवाल से अपना शुरुआत करेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। ओके, तो यहाँ पे बोला है 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg। ठीक है, तो मुझे पता है, जैसे कि आप लोग को बचपन से ही सिखाया गया था, पहले हम उसे किसी भी एक यूनिट में कन्वर्ट कर ले, या तो आप ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लीजिए या तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, अगर मैं 65 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने जाऊं तो ये कहीं पॉइंट में आ जाएगा और इसमें कैलकुलेशन कहीं ना कहीं बड़ा हो जाएगा। ओके, आप खुद ही उलझ जाओगे पॉइंट के कैलकुलेशन में। ओके, तो मैं क्या करता हूं, मैं 2 kg को, इसी को मैं
ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 2 kg को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये हम 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हमारा आ जाता है 2000 ग्राम। ओके, तो अब मुझे बताया गया है 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg। ठीक है, तो 65 को हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है, और 2000 को नीचे। आपको ये बात हमेशा याद रखिएगा, बहुत लोगों के मन में कभी कभी ये कंफ्यूजन रहता है कि हम किसे ऊपर लिखे किसे नीचे लिखे, डिनोमिनेटर में क्या लिखे, न्यूमरेटर में क्या लिखे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, जिसके रिस्पेक्ट में, जैसे कि आपको अगर पूछ ले और कुछ मैं आपको वो कीवर्ड्स बता देता हूँ, ऑफ, देन, ठीक है, इन वर्ड्स के बाद जो मेरा लिखा होगा जो भी वैल्यू, ठीक है, वो हमेशा नीचे रहता है क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पूछ लिया गया है परसेंटेज ऑफ 2 kg, तो ऑफ 2 kg मतलब 2 kg के रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में पूछा गया। जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है वो हमेशा नीचे रहता है, और जो बचा है वो उसका ऊपर, वो आपका न्यूमरेटर में रहता है। ठीक है, तो 65/200, और मुझे परसेंटेज पूछा गया है, तो अगर परसेंटेज के लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ काट कूट के। तो ये मेरा कितने में जा रहा है, 5 से 5 13 जा, 5 4 जा, तो मेरा आ जा रहा है 13/4%। ओके, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 13/4%। ठीक है, बहुत ही इजी सम था, आई होप आपको आप ये खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो है द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minute इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन निकालना है किसका, 1 hour 45 minute का एक दिन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ऑफ अ डे, तो देखिए ऑफ अ डे, तो आपका एक दिन का जो भी आपका टाइम है वो नीचे रहेगा, और ये 1 hour 45 minutes ये आपका ऊपर रहेगा। ओके, तो चलिए आप इसे खुद से सॉल्व करिए। ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, मैं पहले एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 1 hour 45 minute को हम टोटली हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 hour 45 minute कितना होता है, 1 hour मतलब 60 मिनट और प्लस 45 मिनट। ओके, तो ये आता है 105 मिनट्स। ओके, एक दिन, अब एक दिन में कितने मिनट होते हैं, 1 डे, 1 डे में मुझे पता है 24 आवर्स होते हैं। ओके, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, और 24 आवर्स को मुझे फिर मिनट में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 60 कर देंगे तो ये इजीली मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी इसे काटता नहीं हूँ, मैं इसे ऐसे ही रखता हूँ, देखते हैं। तो मैंने क्या कहा था, 1 डे के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, तो 1 डे को मैं नीचे रखता हूँ, 24 इंटू 60 ये मेरा मिनट है, और ये 105 और इंटू 100 परसेंटेज पूछा गया है। आप इसे अब काट सकते हैं। ओके, 15 7 जा, 15 4 जा, 4 से मेरा कितना जा रहा है, 25, तो यहाँ पे मेरा कितना जा रहा है, 175/24। ठीक है, यही है मेरा 175/24। ओके, सो अब मैं इसे थोड़ा सा देखता हूँ ये कितना आता है। तो यहाँ मेरा आ जा रहा है 7.29, कुछ 7.29 के करीब आ रहा है मेरा। ओके, तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 7.29। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, हो सकता है मेरा कैलकुलेशन में भी गलती, तो आप एक बार खुद से कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, देखिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बोल रहा है 50% ऑफ P माइनस क्यू इक्वल्स टू 30% ऑफ P प्लस क्यू। ठीक है, इसे हम थोड़ा ट्राई करेंगे क्विकली सॉल्व करने का। ठीक है, देखिए 50%, मैंने क्या कहा था, 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, आप पहले लिख लीजिए। 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू ये होता है 1/2। ओके, तो ये हो गया P माइनस क्यू। और 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 3/10, ये हो गया मेरा P प्लस क्यू। ठीक है, अब देखिए बहुत लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये इसको फिर 10 को P माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेट करेंगे इसको। ठीक है, मैं इसको, हम एग्जाम में इतना कॉम्प्लिकेशन हम नहीं करेंगे, और इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। मैं इसे थोड़ा क्विकली सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मैंने पहले 2 को 5 से इसे काट दिया,
ओके, अब मैं इसे ऐसे तो लिख ही सकता हूँ, मैं एक स्टेप ज़्यादा ले रहा हूँ ताकि आपको समझाने के लिए, लेकिन मैं अगर इसे एग्जाम में सॉल्व करता तो मैं ये स्टेप भी नहीं लेता। ओके, तो जब भी तो ऐसा कुछ हो गया, मैंने 5 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया और ऐसा कुछ लिख दिया। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि मैंने क्या कहा था, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही कहा था, इसके साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई है, जैसे ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो p माइनस क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये जो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई है, p माइनस क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे देखिए p प्लस क्यू इक्वल्स टू 5 मिल गया, p माइनस क्यू इक्वल्स टू 3 मिल गया। ओके, इसे आपको मन मन में करना है, ठीक है। ये मैं आपको लिख रहा हूँ जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, लेकिन ये सारी चीज़ों को आपको एक बार जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा तो ये आप अपने मन मन में ये सारी चीज़ें करिएगा, क्योंकि आपको यहीं पे दिख जा रहा है p प्लस क्यू 5 है और p माइनस क्यू 3 है। ओके, अब देखिए, अब मैं यहाँ से p का वैल्यू निकालना, मुझे q का वैल्यू निकालना है, तो मैं कैसे निकाल पाऊंगा, कुछ नहीं है। देखिए, जब भी मुझे कोई बड़ा वैल्यू चाहिए, देखिए यहाँ पे बड़ा कौन है, p या q, यहाँ पे जो बड़ा है वो मेरा p बड़ा है। कैसे आपने कैसे मुझे पता लगा, क्योंकि देखिए मैं जब ये नीचे वाले वैल्यू को देख रहा हूँ p माइनस क्यू, ठीक है, जब हम किसी बड़े वैल्यू को जब हम किसी छोटे वैल्यू को उसके बड़े वैल्यू के साथ माइनस करते हैं, तभी मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, ठीक है। सपोज करिए मैं 10 के साथ -7 करूंगा, तभी मुझे कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा 3। 15 के साथ -2 करूंगा, तभी मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा 3। अगर मैं 2 के साथ अगर मैं 15 को माइनस कर दूं, सपोज करिए कि ऐसा होता 2 माइनस 15, तब मेरा क्या होता, माइनस में आंसर आता। ओके, तो ऑब्वियसली मेरा यहाँ p जो है वो बड़ा है, दैट इज p ग्रेटर देन q है यहाँ पे, ये मुझे यहाँ से पता लग रहा है। ओके, अब देखिए, जब भी मुझे बड़ा का वैल्यू चाहिए, यहाँ जैसे यहाँ पे p बड़ा है, तो p का क्या होता है, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 प्लस 3 को ऐड कर दीजिए, डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो p आ गया ये 4, ठीक है, ये बड़ा वाला वैल्यू आता है। और q के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, 5 माइनस 3 कर दीजिए और बाई 2 कर दीजिए, तो ये क्या हो जा रहा है, 1, ठीक है, मेरा q का वैल्यू आ गया। देखिए, ये सारी चीज़ों को आपको मन मन में करना है। जब आप यहाँ पे देख लोगे, जब आप यहीं पर देख लोगे कि आपको यहीं से पता लग जाना चाहिए कि p माइनस क्यू का वैल्यू 3 है, और क्योंकि 5 यहाँ चला जाएगा तो p प्लस क्यू का वैल्यू 5 है, ठीक है। जब आपको ऐसा पता लग गया, फिर p का वैल्यू आप 5 प्लस 3 बाई 2 कर दीजिएगा, q का वैल्यू 5 माइनस 3 बाई 2। तो ये सारी चीज़ों को आपको मन मन में करना है, तभी आप क्विकली कर पाओगे, वरना फिर एग्जाम में फिर बैठे रह जाओगे, बाकी सारे लोग आगे निकल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, मुझे p का वैल्यू पता चल गया 4 है, q का वैल्यू 1 है। ओके, अब मुझे क्वेश्चन में पूछा है q इज x% ऑफ p, ऐसे इसका मतलब होता है q इज व्हाट परसेंट ऑफ p, ठीक है, q p का कितना परसेंट है। ओके, तो आप देख सकते हैं q 1 है और p 4 है। मैंने क्या बोला था, ऑफ के बाद जो आता है वो नीचे रहता है, तो 4 नीचे रहेगा और 1 ऊपर रहेगा q का वैल्यू। तो 1/4 कितना होता है, आप इसे आप फिर 100 से मल्टीप्लाई करके चेक मत करिए, आपको फ्रैक्शनल वैल्यू याद रहना चाहिए। मुझे पता है 1/4 फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 25%। आप फिर इसे 100 इंटू करेंगे, फिर काटा कुटी करेंगे तो फिर टाइम चला जाएगा। तो 1/4 कितना होता है, 25%। 25% आप टिक मार के चल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो सम है वो कुछ ऐसा है, 1.14 एक्सप्रेस्ड एज व्हाट परसेंट ऑफ 1.9। ओके, अब देखिए इसे हम कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, देख लीजिए। यहाँ पे आपको 19 दिख रहा है और यहाँ पे आपको 1.14 दिख रहा है। ओके, 19 दिख रहा है, 1.14 दिख रहा है मुझे। ओके, ये क्या 19 का क्या ये मल्टीपल है। अगर आपको 19 का टेबल याद हो, जिसको टेबल याद है वो इसे जल्दी क्विकली यहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट कर देगा। तो ये आपका 96 जा 114 होता है, 96 जा 114 होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये तो 10 और ये 90, ये दोनों ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो गए। ओके, अब मुझे इन दोनों में चेक करना है, क्योंकि ये दोनों ही 6 के मल्टीपल है, तो इन दोनों में से ही मेरा कोई ना कोई आंसर होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा। अगर आप इसे बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं तो आप कुछ ऐसा ही करेंगे।
जैसा कि मैंने कहा था ऑफ के बाद जो आता है वो हमेशा नीचे रहता है। देखिए आप इन कीवर्ड्स को याद रखिएगा, इंटू 100 ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा ही कुछ करते हैं आप। ओके, अब देखिए यहाँ पे तो मेरा अगर मैं इसे काट दूँ तो ये आ जा रहा है मेरा 0.6, ठीक है। 19 होता है तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ आगे है तो ये हो जाएगा मेरा 0.6, तो और 0.6 के साथ हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है हमारे 60%। ओके, तो हमारा 60% जो होता है वो आंसर हो गया। मैं इसे मिटा देता हूँ, सॉरी, ओके, ये मैं काट देता हूँ। तो हमारा जो 60% हो गया ये मेरा आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट जो सम है देखते हैं। बोला है 20% ऑफ A इक्वल्स टू B, देन B% ऑफ 20 इज सेम एज, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन, वैसा कुछ है नहीं क्वेश्चन में, थोड़ा आपको कंफ्यूज किया है, ठीक है। 20% मुझे पता है 20% मतलब कितना होता है 1/5, ठीक है, ऑफ A इक्वल्स टू B, यही है ना, यही ना है मेरा। अब देखिए मैंने क्या कहा था, यहाँ पे आप क्या करते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 5 इधर चला जाता, ओके, 5 उठ के यहाँ पे आ जाएगा। मैंने क्या कहा था, इसके साथ जो मल्टीप्लाई रहेगा वो होगा इसका वैल्यू, मतलब A का वैल्यू कितना हो गया 5, तो A इक्वल्स टू 5 में लिख सकता हूँ, ओके। और B का वैल्यू कितना हो गया, इसके A के साथ जो मल्टीप्लाई है वो वाला, तो B का वैल्यू कितना हो गया 1। समझ में आया, ठीक है। अब देखिए A का वैल्यू 5 है, B का वैल्यू 1 है। अब बोला है B% ऑफ 20, ठीक है, B% ऑफ 20 मतलब B% मतलब 1%, 20 का 1% कितना होता है भाई, 20 का 1% कितना होता है बताइए आप, ठीक है, 20 का 1%। तो अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप इसे 1/100 मान के करिएगा, ठीक है, 1% माने तो ये आपका आएगा कहीं ना कहीं 1/5, ठीक है, ये आपका आएगा 20 का 1% या 1 का। देखिए आपको ये कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, परसेंटेज में आपको 20 का 1% पूछे, सॉरी आपको 20 का 1% पूछे, ओके 1% पूछे या फिर 1 का 20% पूछे, बात एक ही होता है, ये दोनों सेम चीजें हैं, दोनों सेम चीजें। ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता होनी चाहिए। आपको 20 का 1% पूछे या फिर 1 का 20% पूछे, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे मेरे को 20 का 1% निकालना था, आप इजीली 1 का 20% भी निकाल सकते हैं। तो 1 का 20% भी 20% मतलब ही तो होता है 1/5, ऐसा भी आप सोच सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो 1/5, ठीक है। तो बोला है B% ऑफ 20, ठीक है, तो B% ऑफ 20 मेरा कितना आ गया 1/5, ठीक है, 1/5 इज सेम एज। अब देखिए यहां से मुझे बताइए अब कितना, अब किसका कितना, A का कितना % हम ऐसा करेंगे तो मेरा 1/5 आएगा, मुझे बताइए, ठीक है। आप ऑप्शन से आप मुझे बताइएगा A के साथ हम कितना मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, A के साथ हम कितना मल्टीप्लाई करें तो मेरा 1/5 निकल के आएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए अगर मैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 4% ऑफ A, ठीक, 4% मतलब कितना होता है, मैं यहाँ 5 का 4% निकालूं या 4 का 5% निकालूं, एक ही बात है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, 4% ऑफ A कितना है मेरे पास 5 और इसका 4% माने कितना होता है 1/25। जिस तरह 25 % इक्वल्स टू 1/4 होता है, उस तरह 4% इक्वल्स टू 1/25, यही फ्रैक्शनल वैल्यू है, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं 1/5 आ गया मेरा, तो आंसर कितना हो जाएगा 4% ऑफ A, ठीक है। आप इसे देख के भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, ठीक है। एक बेवकूफ सा स्टूडेंट था, उसको किसी ने बोला कि भाई तुम 5/3 से मल्टीप्लाई करो, एक नंबर है, ठीक है। उसने क्या कर दिया, उसने गलती से क्या कर दिया 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑब्वियसली कुछ एरर आएगा, ओके।
ऑब्वियसली कुछ एरर आएगा। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इस टाइप के सम्स को सॉल्व करने का जो बेस्ट अप्रोच है मैं आपको बता देता हूँ, वो कुछ इस तरीके का है। देखिए यहाँ पे दोनों आपको फ्रैक्शन में है, ये जो दो फ्रैक्शन वैल्यू है 3/5 और 5/3, ठीक है। आपको तो नंबर पता नहीं है, आपको तो नंबर पता नहीं है, तो आप क्या करो, अगर आप क्या करते, आपको नंबर नहीं पता है तो आप x मान लेते। अब x का 5/3 निकालोगे, फिर x का 3/5 निकालोगे, फिर माइनस करोगे, इतना सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने क्या कहा है, कुछ ऐसा मान लेते हैं जो कि इजीली इससे कट जाए। मुझे एग्जाम में कुछ ऐसा ही सोचना है, ठीक है। वो x मान के x को उसी तरह मुझे इग्नोर करना है जिस तरह x ने हमें इग्नोर किया था, ठीक है। तो हम इसे देख सकते हैं कि ये 3/5 है और एक 5/3। मैं कुछ ऐसा नंबर लेता हूँ जो कि मुझे कैलकुलेट करने में आसानी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक ऐसा नंबर लेता हूँ जो कि 5 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, क्योंकि मुझे उसी नंबर के साथ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो ऐसा कोई नंबर लूंगा जो ये 3 से कट जाए, और फिर जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ उस नंबर को तो ये 5 से भी कट जाए। तो ऐसा नंबर क्या है? तो ऐसा नंबर को पाने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप इस 5, ये जो नीचे है, नीचे डिनोमिनेटर्स है, इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना आता है? 15, ठीक है। तो सपोज करो कि कोई नंबर था एक 15। मैंने आपको कहा कि भाई मैं तुम्हें एक नंबर दे रहा हूँ 15, ओके। 15 एक नंबर है, मैंने तुमको बोला कि भाई मैं तुम्हें एक नंबर दे रहा हूँ 15, इसके साथ तुम 5/3 को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। पर तुमने क्या कर दिया, 3/5 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना परसेंट एरर निकला अभी हम निकाल लेते हैं। तो मैंने तो एक्चुअल जो आंसर आना था वो कैसा आना था, मैंने जब आपको 5/3 से मल्टीप्लाई करने को कहा था तो एक्चुअल आंसर क्या आता, तो हम इसे थोड़ा काट देते हैं, तो मेरा 25 एक्चुअल आंसर आता। लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। तो 3/5 से आपने जब मल्टीप्लाई किया तो देखिए आपका आंसर कितना आया, 9 आया, ठीक है। तो आपका कितना परसेंटेज का एरर आया, देखिए आपका कितना एरर आया, आपका आना था 25, ठीक है, पर आपका आया है 9, ठीक है। तो कितना का डिफरेंस आप में आ गया, तो ये आ गया 16 का गैप आ गया। तो जब भी आपका जो इंस्टेड ऑफ, ये देखिए यहाँ पे ऑफ यूज हुआ है, तो मैं हमेशा जो ऑफ में है उसे नीचे रहा। और अगर मुझे परसेंटेज एरर, ये जो एरर मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है, मुझे एरर कितना है वो कैलकुलेट करना है। तो एरर तो मेरा 16 आया, तो इस एरर को मैं ऊपर लिख लेता हूँ और इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देख लीजिए आप इसे इजीली ये कर देते हैं, 16 4 या 64, आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो सम है। देखिए इसे आप क्विकली सॉल्व कीजिए, ओके। यहाँ पे आपको बता दिया गया है 60% ऑफ ए, ओके, इक्वल्स टू 48% ऑफ बी, ऑफ या मल्टीप्लाई कुछ भी लिखिए, देखिए, ओके, ऐसा है कुछ। अब देखिए परसेंटेज को मैं यहाँ से काट सकता हूँ, ठीक है। तो ये परसेंटेज मेरा कट जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे मेरा बच गया 60, यहाँ में मेरा 48, ओके। और इसे मैं काट के छोटा कर देता हूँ, 6 से चला जाएगा 10, 6 8 जा, और थोड़ा काटता हूँ, ओके। यहाँ तो 12 से भी करने से हो जाता, 12 5 जा और 12 3 जा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, इसके साथ जो मल्टीप्लाई है वो ए का वैल्यू हो जाएगा, और ए के साथ जो मल्टीप्लाई है वो बी का वैल्यू हो जाएगा, ओके। तो ए कितना आ गया, ए आ गया मेरा 3, बी आ गया मेरा 5, ओके। मुझे A/B पूछा है, यानी 3:5। क्या मैंने कुछ गलत किया, देख लेता हूँ एक बार फिर से। ओह सॉरी 4 होता है, सॉरी मैं यहाँ पे गलत कर दिया, सॉरी। 12 3 जा 36 होता है, यहाँ पे 4, ओके। तो जो हमारा ए का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, सॉरी हो जाती है गलतियाँ कभी कभी। ए का जो वैल्यू कितना हो गया, वो 4 हो गया। तो मेरा कितना आ गया 4:5, A/, ये बी यानी 4:5, ये 4:5। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, 4:5, ओके। चलिए, जल्दबाजी में कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। नेक्स्ट जो सम है वो बहुत ही प्यारा सम है, और ये बहुत ही कॉमन है वो SSC का,
ठीक है, बहुत ही फेवरेट सम है ये, हमेशा कभी ना कभी किसी भी एग्जाम में देता ही है एसएससी। बोला है एज इनकम इज 50% लेस देन दैट ऑफ बीज इनकम। देखिए ये मैंने आपको जो वो कॉन्सेप्ट बताया था, लेस बोला है। सो बीज इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ ए। ओके, अब देखिए 50% का पहला फ्रैक्शनल वैल्यू लिख दीजिए 1/2। बोला है ए का जो इनकम है वो बी के इनकम से 50% कम है। ओके, तो देख लीजिए मुझे तो बी का इनकम पता ही नहीं है, तो ए का इनकम मैं निकालूं कैसे? तो जब मैंने क्या कहा था, जब भी आपको जिसका नहीं पता वो आप डिनोमिनेटर पकड़ लीजिए। तो ये 2 जो है ये बी का इनकम है और ए का जो इनकम है वो बी से 50% कम है। मैंने क्या कहा था, मैंने आपको कहा था ना कि आपका जो भी यहाँ पे परसेंटेज आएगा, और मैं जब आपका 2 का ही 50% पूछ लूँ तो ये ऊपर वाला है, तो आपको क्या करना है, 50% कम है यानी 1 जो है वो कम है। ए जो है बी से 1 कम है, तो बी अगर 2 है तो ए कितना हो जाएगा, ये हो जाए आपका 2 में से 1 गया, माइनस करिएगा तो ये 1। तो ये क्या है, ये मेरा ए है, तो मेरा ए 1 है और बी 2 है। बोला है बीज इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन ऑफ ए। ठीक है, बी का इनकम बी का जो इनकम है वो ए से कितना ज्यादा है। तो पहले आज तो आप देख लीजिए कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। ठीक है, ऑफ बोला है, ऑफ ए मैंने क्या कहा था, जिसके ऑफ के बाद जो आएगा उसका मुझे नीचे लिखना है, तो ऑफ ए तो मुझे 1 नीचे लिखना है। ओके, इनटू 100 जैसा भी है आपका, तो मेरा 100%, 100 ही ज़्यादा है। ओके, 100 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है अ शॉपकीपर अलाउज 40% ऑन हिज आर्टिकल डिस्काउंट। ओके, a shopkeeper allows 40% discount on his article and still makes a profit of 20%. How much cost price does a shopkeeper pay for an article whose marked price is 2400? ठीक है, तो देखिए मैं ये हिंदी में भी लिखा हुआ है क्वेश्चन, जो हिंदी के एस्पिरेंट वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करें, थोड़ा सा मैं इसको दोनों टाइप से आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, दोनों टाइप से आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए जो पहला मैं जिस अप्रोच को अपनाता हूँ वो क्या है कि देखिए 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, ये होता है 2/5। ओके, ठीक है, बोला है कि एक बंदे ने 40% का डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पे। मुझे तो मार्क प्राइस ही नहीं पता, तो मैं उस पर डिस्काउंट कैसे दूँ? तो मैंने क्या कहा था, जो भी आपको नहीं पता वो आप डिनोमिनेटर वाला मान सकते हैं। तो 5 जो है मेरा क्या है, मार्क प्राइस है, तो इस पे 40% का डिस्काउंट दिया। 5 का 40% का डिस्काउंट दिया मैंने, ये 2 मैंने 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो बेचा कितने में होगा? 5 रुपए में 2 रुपए का छूट दिया है, तो बेचा कितने में होगा? बेचा होगा 3 रुपए में। तो 3 इसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, राइट। तो मैं यहाँ पे मार्क प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस मेरा क्या निकल के आ गया, ये सारी चीजें रेशियो में निकल रहे हैं, ये रियल वैल्यू नहीं है, ये रेशियो के वैल्यू है। तो मार्क प्राइस कितना हो गया 5 और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 3। ठीक है, ये हो गया मेरा 1। बोला है कि स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, अब ये 40% का छूट देकर भी वो 20%, वो जो भी इस माने 3 में बेच रहा है लेकिन उसमें भी वो 20% वो इनकम कर रहा है। ठीक है, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, दैट इज 1/5। ठीक है, सपोज करिए कि अगर उस वो जो आर्टिकल है उसका प्राइस अगर 5 रुपए हो या अगर कॉस्ट प्राइस हो, तो वो उस पर 20% प्रॉफिट कर रहा है। ठीक है, अगर किसी वस्तु का दाम 5 रुपये है, आप 20% प्रॉफिट कर रहे हो, मतलब 1 रुपया प्रॉफिट कर रहे हो, तो आप कितना में उसे बेच रहे हो? अगर 1 रुपया प्रॉफिट कर रहे हो, इसका मतलब आप 6 रुपये में बेच रहे हो, तो 6 क्या हो गया आपका, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे मेरा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ गया, 6:5। ठीक है, देखिए आर्टिकल तो सेम है, एक जगह उसका सेलिंग प्राइस 3 है और एक जगह उसका सेलिंग प्राइस 6 है। ये थोड़ा अटपटा सा नहीं लग रहा है, एक ही आर्टिकल के 2 सेलिंग प्राइस कैसे हो सकते हैं? तो मैं क्या करता हूं, दोनों सेलिंग प्राइस को, तो सेलिंग प्राइस तो हमेशा एक ही होगा, तो मैंने दोनों सेलिंग प्राइस को हमें क्या करना है, 1 कर देना है। ठीक है, 1 कर देना है। तो
आप किस तरह एक कर सकते हैं, हमारा यहाँ पे जो इन दोनों को एक करने का जो कॉन्सेप्ट होता है ये ऐसा होता है कि आप जब भी इन दोनों को एक करें, उन दोनों का एलसीएम ले ले और जो भी मेरा एलसीएम आएगा वही एलसीएम वैल्यू को आप दोनों पे रखें। जिस तरह 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है 6, ठीक है। तो मैं सेलिंग प्राइस को हमेशा 6 ही रखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी ये 6 है, पर यहाँ पे मेरा 3 है, तो मैं इस 3 को कैसे 6 करूं? 3 में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये भी मेरा क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब जब रेशियो में, अब मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस ये दोनों रेशियो में है, आप जब 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई किए हो तो आप 5 के साथ भी आपको 2 मल्टीप्लाई करना है, तो मार्केट प्राइस ये कितना हो जाएगा 10। ओके, तो देखिए 10:6 ये 5:3 रेशियो में अभी भी है, ठीक है, लेकिन मुझे इसे इक्वल करना पड़ेगा क्योंकि सेलिंग प्राइस तो दोनों का अलग नहीं हो सकता ना। एक ही आर्टिकल है, उसके दो अलग कैसे सेलिंग प्राइस हो सकते हैं? इसीलिए दोनों के सेलिंग प्राइस को इक्वल करने के लिए मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को एक कर दिया। यहाँ पर 6 था तो मैं इसे भी 6 कर दिया, ठीक है। तो ये 10 हो गया। आप अगर देखोगे 40%, आप देखोगे 6 10 का 40% ही होता है, 40% छूट ही होता है, ठीक है। 10 का 40% कितना होता है 4, तो 4 रुपये जब छूट दोगे तो आप उसे 6 रुपये में ही बेचोगे, तो आप मेरा सब कुछ सेटिस्फाई है, ठीक है। अब देखिए, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना है 6 है। अब मेरा सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है, हाँ चलो भाई दोनों जगह सेलिंग प्राइस 6 है, तो मेरा यहाँ पे तीनों का रेशियो आ गया 5:6:10, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस। अब बोला है जो मार्केट प्राइस है वो मेरा, यहाँ पे मार्केट प्राइस कितना है मेरा 10 है, बोल रहा है कि मार्केट प्राइस मेरा 10 नहीं है, रियल जो वैल्यू है मार्केट प्राइस का वो है 2400। ये तो मेरा रेशियो वाला वैल्यू है, रियल जो वैल्यू है वो 2400 है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखिए मुझे यहाँ पे करना है कुछ ऐसा, ओके, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा करना है सॉरी मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा करना है कि ये जो 10 मेरा मार्क्स, मेरा तो रेशियो में 10 निकला है और यहाँ पे मेरा 2400 है, तो मैं देखूंगा 2400 10 का कितना गुना है, ठीक है। तो आप बोलोगे 2400 10 का 240 गुना है, क्योंकि जब हम 10 से 240 को मल्टीप्लाई करेंगे तब मेरा आता है 2400, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे मेरे जितने भी रेशियोज के वैल्यू हैं वो मेरे सारे 240 गुना कम है, ठीक है, 240 कम है सारे में, ठीक है। तो मुझे जो भी वैल्यू निकालना है आप उससे 240 को मल्टीप्लाई कर दोगे, वो आपका रियल वैल्यू आ जाएगा। जिस तरह 10 को 240 से मल्टीप्लाई किए तो 2400 रियल वैल्यू आया, उसी तरह आपको जो भी इसमें से जानना होगा, अगर आपको सेलिंग प्राइस जानना हो तो 240 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस्ट प्राइस जानना है तो 240 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका रियल वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि ये इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है। अब क्या करना है, मुझे क्या जानना है, मतलब हाउ मच कॉस्ट प्राइस डज अ शॉपकीपर पे, ठीक है। तो शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, कॉस्ट प्राइस मेरा कितना था 5, मैंने क्या कहा था 5 से आप 240 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ रहा है मेरा 24 × 5 होता है 120, तो 1200, तो 1200 मेरा हो गया आंसर, ओके। जब हम इसी तरीके से नेक्स्ट हम ऐसे और भी सम देखेंगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, किस तरह से हमें रेशियो से हमें जाना है रियल वैल्यू में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो बोला है कि अ स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 33% ऑफ टोटल मार्क्स टू पास, ठीक है। 33% पाना है उसे, 33% पाना है मतलब क्या, 33% मतलब होता है कि अगर सोचिए कि आपका फुल मार्क्स 100 है तो पासिंग मार्क्स आपका कितना हो जाएगा 33, ठीक है। आपको 100 में 33 पाना है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। He got 125 marks and failed by 40 marks, बस तो उस बंदे ने क्या किया 125 मार्क्स पाया और 40 मार्क्स से वो फेल हो गया, ठीक है। मतलब वो और 40 मार्क्स अगर ज़्यादा पाता तो वो पास हो जाता, राइट, तो वो पास हो जाता, तो इसका मतलब वो 165 मार्क्स अगर पाता तो वो क्या होता, वो पास होता। अब देखिए मेरा यहाँ पे जो
अकॉर्डिंग टू रेशियो मेथड क्या आता है कि पास करने के लिए उसे 33 चाहिए, लेकिन रियल जो वैल्यू है वो कितना है, 165 है। तो मैंने क्या कहा था, ये इसका रियल जो मेरा रेशियो वैल्यू है वो रियल वैल्यू से कितना गुना ज़्यादा है वो मुझे देखना पड़ेगा। तो ये इसका 5 गुना ज़्यादा है, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, अब एक बार जब मुझे ये मिल गया कि ये इससे 5 गुना ज़्यादा है, जितने भी रेशियो वैल्यू है आप उसके साथ इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपके सारे रियल वैल्यू आ जाएंगे। उसने मुझे क्या पूछा है, मैक्सिमम मार्क्स कितना है, यानी फुल मार्क्स कितना है। तो फुल मार्क्स को मैंने क्या पकड़ा था, 100। तो 100 के साथ भी हम लोग क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 500। तो 500 क्या हो गया मेरा आंसर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, तो मैं आपके लिए और इजी करने की कोशिश करूँगा। देखिए क्या बोला है कि इफ द प्राइस ऑफ अ बुक इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 25% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 20%, देन द नेट चेंज इन द प्राइस। जैसा कि ये सक्सेसिव का है, मैंने आपको कहा था, मैंने आपको सक्सेसिव में बोला था, जब भी इस तरह एक बार इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ इस तरह के कोई भी चीज़ आए तो ये सारी चीज़ें सक्सेसिव की हैं। ओके, तो पहले बार में 25% क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। डिक्रीज माने अब मुझे 25% का वैल्यू पता है, दैट इज 1/4। मैंने क्या कहा था, जब भी डिक्रीज हो तो क्या करना है, इस ऊपर वाले को इससे माइनस कर देना है। ओके, तो मेरा जो ओल्ड प्राइस है और ये जो न्यू प्राइस है, ठीक है, वो मैं देख लेता हूँ। ओल्ड प्राइस कितना था, ओल्ड प्राइस था मेरा 4, ओके। और जो न्यू प्राइस है, न्यू प्राइस कितना है मेरा 1। ये ओल्ड प्राइस है और न्यू प्राइस 1 कम हो गया, डिक्रीज हुआ ना, 1 कम हो गया, न्यू प्राइस हो गया मेरा 3। नेक्स्ट वाला क्या है, एंड देन इंक्रीज्ड बाई, तो 20% का क्या होता है, 20% का वैल्यू होता है 1/5। तो 1/5 में क्या होगा, 1 इंक्रीज हो गया, मतलब न्यू वैल्यू कितना हो गया, 6। ओल्ड वैल्यू था मेरा 5, न्यू वैल्यू हो गया 6। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था इन दोनों को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो गया 20 और ये हो गया 18, ओके। 20 और ये हो गया 18, ओके। अब देखिए, अब बोला है द नेट चेंज, तो कितना चेंज हुआ, कितना चेंजेस आया मेरा इसमें, ठीक है, ठीक है। चेंजेस हम हमेशा किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, ओल्ड वाले के रिस्पेक्ट में, ऑब्वियसली ओल्ड वाले के रिस्पेक्ट में देखेंगे। आप आज आपका उम्र 20 साल है, 4 साल बाद आपका उम्र 24 साल हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा आप कितना बड़े हो, आप बोलोगे 4 साल। आपको ये किस रिस्पेक्ट में पता चला, 20 साल वाली उम्र के रिस्पेक्ट में, जो ओल्ड था मेरा उम्र उसके रिस्पेक्ट में आप हमेशा कैलकुलेट करते हो। तो मेरा जो पहले प्राइस था बुक का वो 20 रुपये था, अभी जो नया प्राइस बना है वो 18 रुपये बना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 रुपये का चेंजेस आया, 2 रुपये की कमी आई। कितने रुपए में, मैंने क्या कहा था, ओल्ड वाले के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं, और इंटू 100, ओके। तो यहाँ पे कितना हो गया, करेंगे तो कितना हो गया 10। तो मेरे अंदर क्या कितने की चेंजेस दिखी मेरे को, कितने परसेंटेज की, 10% की। तो मेरा 10 आंसर हो गया, ओके। आप इसे वो x + y + xy/100 वाले चीज़ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूला में भी बैठा सकते हैं। पर आपको पहले वाला डिक्रीज बोला है, तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो आपको -25 बैठाना होगा और y का जो वैल्यू है +20 बैठाना होगा, ओके। और इस तरीके से आप इसे करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, माइनस में आई होप आंसर आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट सम भी कुछ सक्सेसिव, देखिए सक्सेसिव का बात यूज हुआ है तो आप बिना डरे यहाँ पे सक्सेसिव कर सकते हैं। बोला है इंक्रीज हुआ है, 2 सक्सेसिव प्राइस इंक्रीजेस 10% ऑफ एन आर्टिकल आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल प्राइस, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको दोनों का सक्सेसिव निकाल देना है। तो कैसे सक्सेसिव निकालोगे, वो x + y वाला फॉर्म भी यूज कर सकते हो, या फिर अभी जो मैंने दिखाया वो भी यूज कर सकते हो। अभी वाला जो दिखाया वैसे यूज कर सकते हो, दोनों में ही इंक्रीज हुआ है। तो 10% का वैल्यू क्या होता है, 1/10, मतलब पहले 10 था और बढ़ के वो 11 हो गया, मैंने पहले 10 था वो 11 हो गया, 2 बार वैल्यू दिया है, पहले 10 अब 11। 100 था अभी 121 हो गया, ठीक है। तो देखिए कितना बढ़ा, 21 बढ़ा, किस में बढ़ा, 100 में बढ़ा होगा। तो 21/100, तो 100 में 21 बढ़ा मतलब 21% बढ़ा।
आप इसे ऐसे अगर एग्जाम में करोगे फिर मल्टीप्लाई 100 करके तो फिर हो गया। 100 के ऊपर कोई भी वैल्यू आएगा वो डायरेक्ट वही परसेंटेज होगा, तो ये 21%। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 10 + 10, वो जो x + y वाला फॉर्मूला है, और xy 100/100। ठीक है, तो 10 + 10 20 प्लस यहाँ पे 121। तो मैंने आपको दोनों तरीके से दिखा दिया, आपको जो तरीका पसंद हो आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो हमारा सम है वो है इफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 10% देन इट्स एरिया विल बी। ठीक है, अब बोला है कि अगर एक स्क्वायर का इस साइड अगर 10% करके इंक्रीज हुआ तो इसका एरिया कितना हो जाएगा। 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू मुझे पता है 1/10, मतलब पहले अगर उसका साइड का जो लेंथ अगर 10 रहा होगा तो 10 में 10% बढ़ गया होगा, मतलब ये 1 बढ़ गया होगा, मतलब अब उसका साइड का जो लेंथ हुआ वो कितना होगा 11 हो गया होगा। पहले 10 था, अब 11 हो गया। ठीक है, तो जब 10 था उसका 10 था तब उसका एरिया कितना होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब इसी वैल्यू का जो साइड का स्क्वायर, तो पहले उसका साइड 10 था तो उसका एरिया कितना हुआ होगा 100। अब उसका साइड 11 है तो इसका एरिया कितना होगा 11 का स्क्वायर, दैट इज 121। तो देखिए कितना बढ़ गया, 21 बढ़ गया। किस में बढ़ गया 100 में, पहले वाले वैल्यू से। तो कितना हो गया, मैंने क्या कहा था, जो 100 के ऊपर जो भी वैल्यू आएगा ये, तो ये हो गया 21%। ओके, बहुत ही ईजी सम है। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20%, 30% इक्विवेलेंट टू ये। ठीक है, डिस्काउंट बोला है, डिस्काउंट में क्या होता है, आपका जो पहले प्राइस रहता है उस प्राइस से आप कम में बेचते हो, यही तो मतलब होता है डिस्काउंट का। सोचिए कि 100 रुपया अगर मेरा प्राइस रहा, मैंने आपको 20% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब क्या किया, मैंने आपको 20 रुपये कम पे दिए, तो जो भी होता है माइनस होता है। तो जब भी आपको डिस्काउंट बोल दे तो आप उसके फ्रैक्शनल वैल्यू से वो ऊपर वाला माइनस कर दोगे। ओके, तो जैसे यहाँ पे 10% बोला है, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 1/10, मुझे पता है। तो 10 रुपये उसके दाम था, 10 रुपये में वो 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, मतलब पहले उसका दाम 10 रुपया था, वो बेच कितने दाम में रहा है 9 रुपये में। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 1/5, उसका दाम 5 रुपये था, वो 1 रुपया कम में बेच रहा है, माने 4 रुपये में बेच रहा है। 30% का कितना होता है 3/10, उसका दाम 10 रुपया रहा होगा और वो 7 रुपये में बेच रहा है। ठीक, इस तरीके से आप पहले सजा लेते हैं। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये 500 आ जाएगा और यहाँ पे कितना हो रहा है 28 इंटू 9। ठीक है, इसे हम क्विकली कर लेते हैं, 28 इंटू 9 180 और 72 252। ठीक है, तो देखिए वो 500 रुपये उस आर्टिकल का दाम था और वो बेच रहा है 252 में। ठीक है, तो कितने रुपए कम में बेच रहा है, कितने रुपए कम में बेच रहा है, तो देख लीजिए यहाँ पे कितना आएगा 48, अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 248 रुपये कम में बेच रहा है वो, राइट, कम में बेच रहा है। तो वो 248 रुपये वो छूट दे रहा है, कितने रुपए में छूट दे रहा है 500, क्योंकि उसका दाम था 500 और वो उसने 248 का छूट दिया और 252 में उसने बेचा इंटू 100। ठीक है, अब देखिए आपका कितना आ जाएगा 5 से, अब इससे आप देख सकते हैं। ठीक है, 5 4 जा कुछ आएगा, तो यहाँ पे तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। ठीक है, तो देख लीजिए 20 और 4 9 जा तो 49, तो 49% कुछ, अब मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब नेक्स्ट जो सम है हमारा बोला है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपको बोल दिया 800, आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% a gain of 12.5% was made, then what is the mark price of the article। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मुझे यहाँ पे दे दिया गया है, मार्क प्राइस मुझे पता नहीं है, और बोल रहा है कि उसने 12.5% का गेन किया। ठीक है, देखिए आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं। 12.5% मतलब कितना होता है 1/8। ठीक है, तो किसी भी वस्तु का दाम अगर 8 रुपया रहा होगा तो वो 1 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, मतलब वो 9 रुपये में बेच रहा है, राइट, इतने रुपए में बेच रहा होगा
ओके, अब देखिए 9 रुपये में बेच रहा है, मगर यहाँ पे मेरा जो आर्टिकल का दाम वो तो 8 रुपये नहीं है, वो कितना है 800 रुपये है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये 100 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो ये जो मेरा सेलिंग प्राइस मैंने निकाला है 9 रुपये, तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा 900। तो 900 मेरा क्या हो गया, ये मेरा सेलिंग प्राइस है, रियल सेलिंग प्राइस, ठीक है, रियल सेलिंग प्राइस। अब मेरा बोला है मुझे रियल कॉस्ट प्राइस भी पता हो गया, रियल सेलिंग प्राइस भी पता चल गया है, मुझे अब निकालना है मार्क प्राइस। अब देखिए मार्क प्राइस को मैं कैसे निकालूंगा, बोल रहा है आफ्टर अलाउिंग इट 10% ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। तो सपोज करिए 10% माने कितना होता है 1/10। तो सपोज करिए कि किसी का मार्क प्राइस अगर 10 रुपये था, उसने 1 रुपये का उस पर छूट दिया, तो बेचा कितना में होगा, 9 रुपये में बेचा होगा, ठीक है। पर उसने तो 9 रुपये में नहीं बेचा, मेरा तो रियल सेलिंग प्राइस कितना है 900, ठीक है। तो ये हो गया 900, तो ये इससे कितना गुना ज़्यादा है, अभी भी 100 गुना, ठीक है। तो ये भी 10 ना होके कितना होगा 100 गुना। तो ये तो मैंने मार्क प्राइस पकड़ा था ना, तो मार्क प्राइस मेरा कितना हो जाएगा 1000। ओके, तो मार्क प्राइस मेरा 1000। ओके, ये आंसर है। आई होप हमने सारे आज के जितने भी सवाल हैं वो सबको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और नहीं अगर समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपका जो वो परसेंटेज टू फ्रैक्शन का जो भी आपका वैल्यू जो भी आपका वहाँ पे चार्ट है वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ के उसे आप देख सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट हम और भी